जस्टिस यशवंत वर्मा पहले ही रिजाइन कर चुके हैं, तो क्या उनके खिलाफ संसद में उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? सवाल यह भी है कि उनका इस्तीफा जब स्वीकार नहीं हुआ है, तो क्या वो अभी भी जज हैं? कई तरह के सवाल हैं और इन पर हमारे साथ बात करने के लिए संविधान के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह हैं। ज्ञानंद जी, एक सवाल तो यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन कर चुके हैं, हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्या वो कानूनन अभी भी जज हैं? देखिए, आर्टिकल 217 है, उसके तहत जो जजेस होते हैं वो अपने जैसे ही वो रिज़ाइन करते हैं और रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट तक चला जाता है, द मोमेंट वह प्रेसिडेंट इन हैंड वो राइटिंग में रिज़ाइन करके प्रेसिडेंट तक पहुंचा देते हैं, तो वो उस समय से अपनी पोस्ट से हट जाते हैं और उनकी स्वेच्छा से वो रिज़ाइन किया है और वो उस समय के बाद वो जज नहीं रहते हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है और कहा है कि जजेस जो रिज़ाइन करते हैं वो एक्सेप्टेंस के लिए वेट नहीं करना है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेंस का जो नोटिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट या रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का, वो एक फॉर्मेलिटी है, बट जिस दिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिज़ाइन किया और प्रेसिडेंट तक वो रिजिग्नेशन पहुंच गया, उस दिन से वो जज नहीं है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल था और इस सवाल का जवाब ये कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसले में बात साफ कर चुका है कि अगर कोई जज इस्तीफा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, तो उनके इस्तीफा देने के साथ ही उनका पद खत्म हो जाता है। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति के स्वीकार करने का मोहताज नहीं है। अब सवाल फिर यही कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन कर चुके हैं और इस कमेटी का जो गठित किया गया था, इसको ये तय करना था कि क्या वो पद पर बने रहने लायक है नहीं, तो फिर अब जब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, तो क्या संसद उन्हें हटाने के को लेकर कोई कार्रवाई कर सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि चूंकि पार्लियामेंट में जो मोशन लाया गया था वो उनके रेजिग्नेशन से पहले का था, लिहाजा इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो अभी भी सर्वाइव करता है। आपका क्या विचार है? ये लॉजिकली सही है कि जब प्रोसीडिंग शुरू की गई तभी ये जज थे और ये जब इंक्वायरी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी चल रही थी, लंबित थी, तभी इन्होंने रेजिग्नेशन किया है। बट यहाँ पे दो रास्ते थे इंटरप्रिटेशन के कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग किसी भी केस में शुरू होती है तो उसे लॉजिकल कंक्लूज़न तक जाना है। बीच में अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो उस पर बाधा नहीं डालते। लेकिन हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम से चलते हैं, ब्रिटिश कन्वेंशन से चलते हैं और हमारे जैसे ब्रिटेन में कन्वेंशन को कानून का दर्जा है और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है कन्वेंशन से ही चलता है। तो इस पे कन्वेंशन है। अगर कन्वेंशन है तो ये दो जो रास्ते थे हमारे पास, एक तो कि प्रोसीडिंग चल चुकी थी तो वो चलती रहेगी, दूसरा अगर बीच में उन्होंने रेजिग्नेशन किया तो ख़त्म करना चाहिए। ये दो रास्ते थे और इस पे अब कन्वेंशन सेटल हो गया है। जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में इससे भी आगे मामला चला गया था, रिपोर्ट आ गई थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया था। जस्टिस सौमित्रा सेन को अधिकार होता है पार्लियामेंट को एड्रेस करने का, वो भी वहाँ चले गए थे। उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद वोटिंग नहीं हुई, उनकी रिमूवल की प्रोसीडिंग्स वहीं पे ख़त्म कर दी गई। जो एक्चुअली रिमूवल ऑफ अ जज होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता, बट जो आप इम्पीचमेंट समझते हैं, इम्पीचमेंट नहीं हुई। तो वो कन्वेंशन है और इससे भी आगे चली गई थी और पार्लियामेंट ने उसके चूँकि वो रिज़ाइन कर दिए थे, वो जज नहीं थे, तो पार्लियामेंट ने आगे प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई, तो उस कन्वेंशन के हिसाब से प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए। और जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है जिसके तहत पूरी वो प्रक्रिया होती है, वो भी जो सेक्शन 2 में जज को डिफ़ाइन करता है, उसमें सिटिंग जजेस को ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिमूवल की प्रोसीडिंग है। तो सिटिंग जजेस के डेफिनेशन में भी नहीं लिखा है कि हु इज़ और हैज़ बिन नहीं लिखा है, हु इज़ अ जज ऑफ, मतलब जो जज है डेफिनेशन में सिटिंग ही आ रहा है।